राजनीतिक चर्चा के लिए प्रदेश के गणमान्य बुद्धिजीवी भी होंगे कॉन्क्लेव में शामिल। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मसौदा प्रस्ताव बैठक से दूर रहा भारत। सभी पक्षों से हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का किया आग्रह। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, बातचीत ही मतभेदों और विवादों को निपटाने का है एकमात्र रास्ता। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सख्त और तेज कार्रवाई के अनुरोध के बीच यूरोपीय संघ ने लगाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर प्रतिबंध। अमेरिका और कनाडा ने भी पुतिन और रूसी विदेश मंत्री लावरोव पर लगाए वित्तीय प्रतिबंध। यूक्रेन से निकाले गए भारतीयों का पहला जत्था सुसेवा सीमा के रास्ते पहुंचा रोमानिया। यहां से विदेश मंत्रालय की टीम लोगों को बुखारेस्ट के रास्ते भारत लाने की सुविधा करेगी प्रदान। दिल्ली और मुंबई से एयर इंडिया आज शुरू करेगा बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के लिए विशेष उड़ान। और दूसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका से भिड़ेगा भारत। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा सीरीज का दूसरा मुकाबला। सीरीज में बने रहने के लिए श्रीलंका को हर हाल में जीतना होगा ये मुकाबला। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय बजट पर स्वास्थ्य क्षेत्र में आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाया है। आज हमारा फोकस हेल्थ तो है ही, कल्याण पर भी उतना ही अधिक है। ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडप्ट किया है। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। पीएम मोदी ने बताया कि जब हम हेल्थ सेक्टर में समग्रता की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तीसरा, आधुनिक और भविष्य की तकनीक के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, सुविधाएं पहुंचाना। जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और गांव के नजदीक हों। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना और समय समय पर अपग्रेड करना जरूरी है। इसके लिए निजी क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। हमारा प्रयास है कि क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं ब्लॉक स्तर पर भी हो
जिला स्तर पर भी हो, गांवों के नजदीक भी हो, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। पीएम ने बताया कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ रही है, उसके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। बीते सालों में जैसे जैसे हेल्थ सर्विसेज इसकी डिमांड बढ़ रही है, उसके अनुसार ही हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बजट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केयर से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए पिछले साल की तुलना में बजट में बड़ी वृद्धि की गई है। पीएम ने कहा कि कोरोना टीकाकरण में कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल तकनीक का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। कोरोना वैक्सीनेशन में कोविन जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच एक आसान इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। इतना ही नहीं, ये भारत के क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम की ग्लोबल एक्सेस भी आसान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया। उन्होंने कहा कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे जब स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ भारत का सपना आसानी से साकार कर सकते हैं। सभी लोग अपने बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। जब देश पोलियो फ्री तो हो चुका है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश अभी पोलियो फ्री नहीं हुए हैं, या तो अभी भी केस दिखाई दे रहा है, या तो दुनिया में एक भी केस दिखाई दे, तब तक मैं मानता हूं कि सतर्कता की आवश्यकता है। और इस सतर्कता की आवश्यकता के
तौर पर हमें वैक्सीनेशन अभियान कंटिन्यूस चलाते रहने की भी आवश्यकता है और इसलिए देश के 5 ईयर्स से बिलो करीबन 15 करोड़ बच्चे को वैक्सीनेशन करना है। यूपी चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। राजनीतिक दलों का कारवां अब छठे चरण के तहत आने वाले क्षेत्रों की तरफ मुड़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश के कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर में जनसभाएं करेंगे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महाराजगंज में लोगों से चुनावी चर्चा करेंगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी इस चरण के लिए अपने चुनावी प्रचार को धार देंगी। सपा ने पूर्वांचल में अति पिछड़ी जातियों पर खास फोकस करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए 27 पिछड़ी जाति के नेताओं को विधानसभा क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी है। अन्य पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ नेताओं को भी संबंधित जिलों में भ्रमण के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को थम गया। 5वें चरण में राज्य के अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल इलाके के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज काटेरी में अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि आज यूपी में सपा और बसपा की हालत ये हो गई है कि इनके पास जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी की ना कोई नीति और ना ही कोई नेता है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। हाथी तो इस समय फिसल रहा है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जा रहा है। जो पिछली बार हाथी से लड़े होंगे, इस बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे। अब उनसे पूछना चाहिए, जब हाथी उनका वजन नहीं संभाल पाई है तो साइकिल तो वैसे पंचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को। प्रयागराज में गंगा तट पर चुनाव में महिलाओं की भूमिका और स्वच्छ गंगा अभियान के विषय में मशहूर गायिका तृप्ति शाक्या से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। अपनी ताकत पहचानो, जो सच है उसको मानो। अपनी ताकत पहचानो, जो सच है उसको मानो। सरकार बनाने का तुमको अधिकार है एक यही मौका, क्या सोच विचार है। वोट जरूर डालें अपना। बैर कराते हिंदू मुस्लिम, मेल कराती मधुशाला। जी हाँ, मधुशाला की रचना करने वाले हरिवंश राय बच्चन, उनकी भूमि इलाहाबाद जो अब प्रयागराज बन गई है, वहाँ पर अभी हम मशहूर प्लेबैक सिंगर तृप्ति शाक्या के साथ हैं, गंगा की लहरों से गुफ्तगू करने और तृप्ति शाक्या से बातचीत करने के लिए कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़े, कितना ये अपील करेंगी और कुछ गाने भी गुनगुनाएंगी डीडी न्यूज़ के लिए। तो हम तृप्ति शाक्या से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तृप्ति जी, सबसे पहले डीडी न्यूज़ दिल्ली में बहुत स्वागत आपका। कितना बदला है? जब मैं पहले आया था तो बहुत गंदगी दिखाई पड़ती थी, कितना बदला ये गंगा की जो लहरें हैं, गंगा जमुना सरस्वती? स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जो कार्य हुए हैं तो वो स्वरूप नज़र आ रहा है और हमें इतनी स्वच्छ साफ गंगा कभी पहले दिखती नहीं थी, लेकिन अभी बहुत साफ है, निर्मल है और बहुत खुशी होती है देख करके। और इतना सुंदर ये दृश्य, मनोरम दृश्य दिखता है और लोग दूर दूर से आते हैं तो यहाँ से एक मैसेज लेकर जाते हैं कि गंगा मैया हो तो ऐसी प्रयागराज की जैसी स्वच्छ साफ निर्मल हो। गंगा मैया से ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें, कुछ गुनगुनाएंगी गंगा मैया के लिए? जी हाँ, अभी मैंने हाल ही में एक गाना रिकॉर्ड किया है माँ गंगा के लिए, मैं उसी की कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाना चाहूँगी। जय जय गंगे माता। गोलोक से गंगा सागर तक, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गोलोक से गंगा सागर तक तेरा विस्तार है माता।
गोलोक से गंगा सागर तक तेरा विस्तार है माता। नित ब्रह्मा विष्णु महेश समित त्रिभुवन तेरा यश गाता। जय जय गंगे माता, जय जय गंगे माता, जय जय गंगे माता, जय जय गंगे माता। बहुत चुनाव आयोग की व्यवस्था जो है वो बेहतर है। बिल्कुल, चुनाव आयोग का इसमें सबसे बड़ा योगदान है और जिस तरीके से जागरूक किया गया है लोगों को, महिलाओं को स्पेशली, क्योंकि महिला हर मामले में सशक्त है, तो फिर मतदान क्यों नहीं कर सकती है। घर में चौका चूल्हा सब करती है, घर संभालती है, पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, तो फिर मतदान क्यों नहीं कर सकती है। तृप्ति शाक्या, जिन्होंने अपने सुमधुर आवाज़ से डीडी न्यूज़ के दर्शकों के लिए कुछ गीत भी गुनगुनाए और उन्होंने मतदान के लिए महिलाओं और युवाओं को प्रेरित भी किया और अपने गीत के ज़रिए वो दर्शकों के दिलों पर हमेशा राज करती रहें, यही हमारी कामना है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ संगम तट प्रयागराज से राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर दूरदर्शन आज गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। कॉन्क्लेव के माध्यम से दूरदर्शन चुनाव में ताल ठोक रही राजनीतिक पार्टियों को अपनी बात रखने का मंच प्रदान कर रहा है। कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। राजनीतिक चर्चा के लिए प्रदेश के गणमान्य बुद्धिजीवी भी कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश समेत दूसरे चुनावी राज्यों के कई प्रमुख शहरों में कॉन्क्लेव का आयोजन कर चुका है। दूरदर्शन का ये मंच राजनीतिक दलों के लिए अपनी नीतियों, वादों और अपनी सरकारों की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नई नीति में डिजिटल शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसी का नतीजा है कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र कम प्रभावित हुआ। The National Education Policy 2020, which was released during the pandemic, contains a specific focus on digital education with the help of technology. With a view to making higher education more accessible, the central government has decided to establish a digital university to provide access to students across the country for world-class quality, universal education with personalized learning experience at the doorsteps of the students. वहीं राष्ट्रपति ने तेजपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के दौरान आधे से ज्यादा तादाद में बालिकाओं के उत्तीर्ण होने पर खुशी जाहिर की। I am happy to observe that Tezpur University has been promoting women empowerment through education. I am told that about 1250 students graduated today, out of whom about 45% are women. Out of the 47 students who have been awarded gold medals, 27 are our daughters, which is much more than half of the total numbers of gold medals. दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या विश्व में बाकी देशों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले देश में कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम था ही नहीं, मगर पिछले 6-7 सालों में तस्वीर बदली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2014 में केवल 500 स्टार्टअप्स काम करते थे और आज आपको जानकर खुशी होगी, मोर देन 60,000 स्टार्टअप्स इस समय काम कर रहे हैं। यह है भारत। पिछले साल 2021 में
भारत में 44 नए यूनिकॉर्न निकलकर सामने आए और भारत के यूनिकॉर्न की संख्या अब 83 हो गई। आपको खुशी होगी कि 2022 के पहले 50 डेज में, जो माने 2022 के जो 50-60 दिन जो गुजरे हैं, इसमें 10 नए यूनिकॉर्न आकर जुड़ गए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने दुनिया भर के टॉप आईटी कंपनियों के सीईओ का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें खुशी होती है जब भारतीय मूल के लोग दुनिया की टॉप कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, अडोब, ये IBM जैसी कंपनियां भारतीय शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर निकलने वाले भारतीयों के हाथ में हैं। इस समय वो इसका संचालन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार पर कहा कि भारत सरकार अपने खर्च पर उन्हें लाएगी। वहां से कई लोगों को लाया जा चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। उन्हें यहां सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज गुजरात के गांधीनगर में अहमदाबाद डिजाइन वीक 3.0 में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी समस्या का सामना करते समय 4D डिस्कवर, डिफाइन, डेवलप, डिलीवर को ध्यान में रखना चाहिए। In this, the challenge is 4 Ds, that is discover, define, and once you have discovered what is required to be done and defined the problem, thereafter to develop the solution and deliver it to where it is required. So these 4 Ds are, I think, something that all of us need to keep in mind whenever we are approaching or trying to tackle any problem. बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने यूक्रेन पर रूस के हमले में फंसे हजारों भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास द्वारा जारी एडवाइजरी में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि भारत सरकार के अधिकारियों के साथ पूर्व समन्वय के बिना किसी भी बॉर्डर पोस्ट पर न जाएं। यूक्रेन में विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थित संवेदनशील है और दूतावास नागरिकों की समन्वित निकासी के लिए पड़ोसी देशों में हमारे दूतावासों के साथ लगातार काम कर रहा है। दूतावास की एडवाइजरी में पूर्वी क्षेत्र में वर्तमान में रहने वाले सभी लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अगले निर्देश तक अपने निवास स्थान पर रहें। लोगों से शांत रहने और उपलब्ध भोजन, पानी और सुविधाएं के साथ घर के अंदर रहने को कहा गया है। यूक्रेन रूस संकट पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में मसौदा प्रस्ताव से भारत ने किनारा किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में हाल के घटनाक्रम और मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि हम भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी बहुत चिंतित हैं। समसामयिक वैश्विक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। सभी सदस्य देशों को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान करने की आवश्यकता है। उन्होंने मतभेदों और विवादों को सुलझाने के लिए संवाद ही एकमात्र समाधान बताया। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives.
We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. The contemporary global order has been built on the UN Charter, international law, and respect for the sovereignty and territorial integrity of states. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस द्वारा मसौदा प्रस्ताव को वीटो करने के बाद एक बयान जारी किया। एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध से पैदा हुआ था, लेकिन आज हम उस मकसद को हासिल नहीं कर सके हैं। हालांकि उन्होंने सदस्यों से कभी हार नहीं मानने का आग्रह किया और कहा कि शांति कायम करने के लिए हमें एक और अवसर देना चाहिए। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर प्रतिबंध लगाए हैं। रूस की सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा भी इसे लागू करेंगे। अमेरिका रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए घेरने की कोशिश में रूस को जुटा है। अमेरिका पुतिन समेत रूस के सत्ता गलियारों पर काबिज लोगों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से नुकसान पहुंचाना है, जिससे कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ लिए गए कदमों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके। पश्चिम देशों की सरकारों के किसी देश के वैश्विक नेता को प्रतिबंधित करना नया नहीं है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के मामले में ये एक अभूतपूर्व फैसला है। रूस एक ताकतवर परमाणु शक्ति संपन्न देश है और साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य भी है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद अमेरिका ने पुतिन और लावरोव के यात्रा पर प्रतिबंध की घोषणा की है। यूरोपीय संघ ने इसके उलट निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ ने पुतिन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है और लावरोव को भी इस सूची से बाहर रखा है। यूरोपीय संघ रूस के बाद राजनयिक रास्तों को खुला रखने का पक्षधर है, जिससे कि समय आने पर बातचीत की मदद से स्थिति को संभाला जा सके और इस दिशा में निर्णायक फैसले लिए जा सकें। रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ सीधी कार्रवाई को एक चेतावनी के रूप में देखा गया था। यूक्रेन पर आक्रमण न समाप्त करने की सूरत में एक वैश्विक नेता के रूप में पुतिन का बहिष्कार किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोप के अधिकारियों ने पहले ही रूसी बैंकों और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों पर गंभीर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसी स्थिति में अगर रूस अपने सैन्य अभियान को जारी रखता है तो यूरोपीय संघ अन्य उपायों और विकल्पों पर विचार कर सकता है। यूक्रेन संकट के बीच फंसे भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। ये छात्र रोमानिया के बुखारेस्ट हवाई अड्डे पर पहुंचे, पर सरकार और भारतीय दूतावास का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। जैसे ही हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी, जेन्युइनिटी से निकलने तक और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। The Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation and to move us back to our homeland India safely. The moment we have arrived in Bucharest, the Indian Embassy of Romania is with us from that point till now, and they are taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling, and we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation.
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार विशेष अभियान चला रही है। यूक्रेन में हमला होने से पहले छात्रों का एक समूह हाल ही में यूक्रेन में अंतिम फ्लाइट से स्वदेश लौटा है। स्वदेश लौटने पर छात्रों ने सरकार से मिले सहयोग की सराहना की और सभी ने सकुशल वापसी के लिए सरकार का धन्यवाद किया। 23 को पहुंची हूँ इधर। सिचुएशन बहुत बुरा है उधर, लाइक डे बाय डे वर्स होता जा रहा है सिचुएशन उधर। एम्बेसी ने एक रास्ता दिया है पोलैंड और हंगेरिया के थ्रू आने का। हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ करे, स्पेशल टीम भेजे और उन बच्चों को वहाँ से एटलीस्ट पोलैंड तक, बॉर्डर तक ला दे, पोलैंड वीज़ा दे, ताकि वो वापस हमारे इंडिया कंट्री में सेफली पहुँच सके। जब मैं आई हूँ आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं लास्ट फ्लाइट में बैठ के आई हूँ और मम्मा से मिलके बहुत अच्छा लगा। अपनी एम्बेसी से अपनी ये मेरी अपील है कि मेरे इंडियन फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक और स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। सरकार की तरफ से तो यही था कि एम्बेसी ने हमें पहली वार्निंग दे दी थी काफ़ी दिनों पहले ही, मतलब 15 फरवरी को एम्बेसी ने बोला था कि आप लोग चले जाओ। तो थैंकफुल उनका कि उन्होंने पहले ही बता दिया था हमें, वरना अगर हम फंस जाते तो काफ़ी प्रॉब्लम्स में होते इस समय। रूस द्वारा यूक्रेन में आक्रमण के कारण बहुत सारे भारतीय छात्र भी वहां फंसे हुए हैं। छात्रों के अभिभावकों ने चिंता जाहिर की है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही उनके बच्चे भी सरकार के सहयोग से स्वदेश लौट आएंगे। खारकिव में है, ऐसे तो उनको बंकर में अंडरग्राउंड रखा हुआ है, तो कल से रखा हुआ है तो सेफ ही है, बट बहुत डरे हुए हैं बच्चे सब कि कब घर पहुंचेंगे, हमको जल्दी से जल्दी घर आना है। उसको समझाया कुछ नहीं होगा, प्रोटेक्शन होगा, मतलब टेंशन मत लो, बट वो बता नहीं पा रही थी, इतना रो रही थी। तो जल्दी से जल्दी बस बच्चों को इंडिया लेके आना है। चिंता तो हो ही जाती है, पेरेंट तो सभी परेशान होंगे ना, जितने बच्चे वहाँ पे हैं, बस सब सारे बच्चे अपना ठीक ठाक वापस आ जाना चाहिए। भारत सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के घर वापस आ जाने चाहिए। उनके पास अभी खाने के लिए खाना भी उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जितना था वो कल से परसों से एटलीस्ट रात से वो परेशान थे। और कल बेटे की फ़्लाइट थी, वो निकलने ही वाला था कि हमसे बात कर रहा था, इन बिटवीन ये ब्लास्ट होने शुरू हो गई। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि दोनों कंट्रीज से बातचीत करके हमारे बच्चों को इवैक्यूएट किया जाए। हम बहुत होपफुल हैं, हमें अपने पीएम पे बहुत ज़्यादा अपने से ज़्यादा विश्वास है कि वो हमारे बच्चों को वैसे ही देख रहे हैं जैसे उनके अपने बच्चे हैं, और वो भरपूर कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे सेफली घर आ जाएं। जो अभी हालात हैं वो वहाँ पर बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और जिसकी वजह से बच्चा बहुत पैनिक है, उन्हें बंकर्स में रखा जा रहा है। भारत सरकार से हमारी यही अपील है कि जो ये बच्चे हैं वहाँ पर कम से कम 20,000 बच्चा वहाँ पर जो है MBBS की पढ़ाई कर रहा है या वहाँ रह रहे हैं लोग, उनको जल्दी से जल्दी अपना बच्चा मानते हुए उनको भारत लेकर आए। यूक्रेन पर हमले के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को एथेंस में रूसी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन किया। रूस द्वारा यूक्रेन में आक्रमण का विरोध करने वाले लोगों ने बड़ी संख्या में इस रैली में भाग लिया। इससे पहले शुक्रवार को ग्रीस में विरोध करते हुए कई अन्य देशों ने भी यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के रूस के सोची में होने वाले चरण को मौजूदा रूस यूक्रेन संकट के चलते रद्द कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल संघ ने इस बात की जानकारी दी। FIA ने एक बयान में कहा कि वो दुख और सदमे के साथ यूक्रेन के घटनाक्रम को देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा। साथ ही संघ ने कहा कि फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए रूस में ग्रां प्री को आयोजित करना असंभव है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बाद खेल के क्षेत्र में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। दुनिया के कई देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस बीच रूस को एक बड़ा झटका भी लगा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली UEFA चैंपियनशिप लीग के फाइनल की मेजबानी छिन गई है। अब चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ये फाइनल इसी साल 28 मई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मैदान में होना था। अब ये मैच तय समय पर पेरिस में होगा। ये फाइनल 2006 के बाद पहली बार पेरिस में होने जा रहा है।
और बुलेटिन में अब ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। बाल्यं जडतया हृतम् ररक्ष वेदान् अखिलोत्तरापथे चकास्तिकान्त्या विजयी नृपः कलौ निहत्य दुष्टान् निगमांश्च वर्चसा शिवो हयग्रीव इवोज्जहारः। ज्ञानेऽस्मिन् तिष्ठन्ति निर्भयाः कथं यात्रिणो मातः। ज्ञानेऽस्मिन् तिष्ठन्ति निर्भयाः कथं यात्रिणो मातः। सोऽवश्यं स्यात् कश्चिद् वीरः योऽस्य चालको जातः। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत DD न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाग ले रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं इंदौर। और हम सब के प्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, उद्यान की मंत्री माननीय श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारी संस्कृति मंत्री बहन उषा ठाकुर जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, राजेश सोनकर जी, आदरणीय मोगे जी, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पंचायती राज संस्थाओं में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कविता पाटीदार जी, देवास के जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी और मंच पर विराजमान सभी इंदौर और देवास के हमारे जनप्रतिनिधिगण, इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर हम सब के मध्य हमारे मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, उनका स्वागत करें। जब फसल बीमा का बात आती है तो मुझे वो दिन याद आता है जब फरवरी के महीने में 2016 के साल में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे। सीहोर जिले में
एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, लाखों किसान उसमें उपस्थित थे। उसी दिन सीहोर की धरती पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नया स्वरूप देश के किसानों के सामने आया और आज 6 वर्ष लगभग हो रहे हैं जब पॉलिसी हमारे हाथ में आ रही है, तो इसके शुभारंभ का भी स्थान मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और प्रसन्नता की बात है। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय शिवराज सिंह जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ से अधिक रुपया उनके खाते में भेजने का काम हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो देश भर में चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जितनी गंभीरता के साथ इसका क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं कल भोपाल से बाई रोड आया तो अनेक स्थानों पर कार्यकर्ता मिले, लोग मिले, रुकने का अवसर मिला। मैं देख रहा था कि जहां भी बात कर रहे थे तो कोई किसान कह रहा था मुझको फसल बीमा योजना का मुआवजा 9 लाख मिला, 12 लाख मिला, 16 लाख मिला, 23 लाख मिला। अब आप सोचो कि एक कालखंड था जब फसल के मुआवजा के रूप में 2003 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 100, 200, 300 रुपया मिलता था। आज 5 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपया तक फसल बीमा का मुआवजा मध्य प्रदेश के किसान को मिल रहा है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में गांव, गरीब और किसान, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस दिशा में हमेशा उनकी कोशिश रहती है। और एक और चमत्कार आप सब लोगों ने देखा होगा, फसल बीमा योजना का 7,500 करोड़ रुपया आपके खाते में पहुंच गया। ना बीच में कोई दलाल था, ना कोई बिचौलिया था। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश के 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंच जाता है। कोई दलाल बीच में नहीं है। एक बटन दबाने से ये पारदर्शिता नरेंद्र मोदी जी के राज में स्थापित हुई है। और लगातार केंद्र सरकार की कोशिश है, राज्य सरकार की कोशिश है, किसान का बाजे भाग उसको मिले और उसके बीच में कोई अमानत में खयानत नहीं कर पाए। एमएसपी पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय मोदी जी ने किया और आज एमएसपी पर जितनी खरीद होती है उसका सारा पैसा किसान के अकाउंट में भेजने का काम किया जाता है। हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा और गांव मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, खेती को मुनाफे में लाना पड़ेगा। और इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं थे, अगर कहीं पानी की उपलब्धता भी है तो उस पानी से सिंचाई करने के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी। 2003 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो यहाँ पर पुरातन काल से लेकर 2003 तक सिर्फ 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी मध्य प्रदेश में। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह जी का, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और आज 46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उसके कारण मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में देश के नक्शे पर पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। बिजली की उपलब्धता बढ़ाई, खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराया और आरबीसी 6-4 में परिवर्तन किया। और जब भी कोई किसान पर आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय देकर किसान के नुकसान की भरपाई करने की कोशिश बहुत ईमानदारी के साथ की। हम सब मध्य प्रदेश के किसान इस बात के साक्षी हैं। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है, पूरी दुनिया में आज खेती में जैविक खेती की बात हो रही है। जैविक उत्पादन को अच्छा दाम मिल रहा है। जैविक उत्पादन का एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। पूरे देश में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आज जैविक खेती के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर का राज्य है और इस दौड़ में बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। प्राकृतिक खेती की बात पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने कही है। हम सब इस बात को जानते हैं, किसान को अगर लाभकारी मूल्य दिलाना है तो किसान की लागत कम करना पड़ेगी, वाजिब दाम उसे मिले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा। खेती में टेक्नोलॉजी का, ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, यह सुनिश्चित करना होगा। इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकार तेजी के साथ मिलकर काम कर रही है। गांव-गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत बनाया गया है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश सरकार उस पैकेज का लाभ लेने में भी पूरी तरह सक्रिय है। उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को लगभग गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 12,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हो सकता है और अभी जो प्रोजेक्ट सबमिट किए उसमें 1,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लोगों को मिल चुका है। उसका लाभ कुछ ही दिनों में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं इस मौके पर मध्य प्रदेश के किसानों का अभिनंदन करना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना की, इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया और केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में और आगे बढ़े, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद माननीय। अब मैं आमंत्रित उन्हें करना चाहूंगी जिनकी उद्बोधन का हम आप देख रहे थे सीधा प्रसारण मध्य प्रदेश से, जहां पर मेरी पॉलिसी मेरी हाथ फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि किस तरह से छोटे किसानों के लाभ के लिए तमाम स्कीम्स बनाई गई हैं और उनका फ़ायदा जो है वो छोटे किसानों को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की जो हित है वो केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। आज सीधे राशि किसानों के बैंक खातों में पहुंच रही है और किसान सीधे लाभ पहुंच ले पा रहे हैं। जो भी पॉलिसीज़ हैं सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाई गई हैं और उन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और किसानों के, विशेषकर छोटे किसानों के हाथ मजबूत करने के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे कुशीनगर ले चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
और मोदी जी की बात सुना जोश तो आना जरूरी है। तो हम कह रहे थे कि जब इज्जत घर की बात, शौचालय की बात, स्वच्छता अभियान की बात मोदी जी ने जब लाल किले से की तो सबने मजाक बनाया कि क्या प्रधानमंत्री शौचालय की बात करता है। अरे ये देश में 11 करोड़ बहनें ऐसी थी जो अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाती थी, खेतों में, और 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश में बहनें थी। आज कोई खेत में न माता जाती है, न बहन जाती है, और न ही कोई नौजवान या बच्चा जाता है। सबके इज्जत घर घर में दिया है, 11 करोड़ इज्जत घर बनाए और 11 करोड़ इज्जत घर दिए गए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना में घर में बिजली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? 24 घंटे बिजली रहा था कि ना, मिला था कि ना? ये मोदी जी के 56 इनके सीना बा कि 24 घंटे बिजली मिला था, 24 घंटे बिजली मिल रही है, ये अंतर है। और उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है तो योगी जी ने किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पिछली बार जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो लोग बीमारी से ज्यादा भूखमरी से मर गए। आप बताइए, मोदी जी ने 80 करोड़ की जनता को पिछले 2021 के मार्च महीने से अनाज राशन पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और योगी जी ने चना पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तेल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और नमक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? योगी जी का राशन अलग और मोदी जी का राशन अलग, ये डबल इंजन, डबल इंजन। ये है गरीब को ताकत देने का। कोई, मोदी जी ने कसम खाई कि हमारा कोई भी आदमी भूख से नहीं सोए, भूख के बगैर बिना भोजन किए हुए नहीं सोएगा, उसकी भूख की व्यवस्था की जाएगी और उसको भोजन भरपेट दिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। आपके यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 2.25 लाख करोड़ रुपए। 2-2 हजार रुपए मिला था कि ना मिला था किसान के सीधे हर तीसरे महीने, हर तीसरे महीने 2.25 हजार रुपए मिलता है ना, और बिना दलाल के मिलता है। आता है कि नहीं आता? तो ये गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, इनको ताकत देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के एनडीए ने किया है। इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ आप देख रहे थे जेपी नड्डा की कुशीनगर से जनसभा, जिसमें उन्होंने बीजेपी के किए गए कामों और डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।